डीडी किसान, बदलते भारत की शान। स्वास्थ्य सेहत और इंडिया के इस सफर में हम आ पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के करीब एक ऐसी जगह पर जो विकास के काफ़ी करीब होते हुए भी थोड़ी अनजानी है। आज बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके स्वाद की, साथ ही बात एक ऐसी नदी की जो अपनी ही बदहाली का शिकार हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जिसमें राज्य के पश्चिमी जिले शामिल हैं। इसमें रोहिलखंड और ब्रज क्षेत्र आते हैं। रोहिलखंड में बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बिजनौर, अमरोहा जिले हैं। ब्रज क्षेत्र में हरियाणा और राजस्थान राज्य का कुछ हिस्सा भी आता है। यही वजह है कि हरित क्रांति की सफलता का असर हरियाणा, पंजाब की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी पूर्वी क्षेत्र से काफी विविधता लिए हुए है। यहाँ की मिट्टी रेतीले लक्षण और हल्की बनावट वाली दोमट की तरह है। दोमट मिट्टी फसलों के लिए बेहद उपजाऊ मानी जाती है। इसमें लगभग 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी और बाकी बचा हुआ 40% भाग बालू का होता है। इस मिट्टी में पानी रोकने की अच्छी क्षमता होती है। ये मिट्टी अपने कुल भार का 50% पानी रोक सकती है। इसमें पोषक पदार्थों की मात्रा भी दूसरी मिट्टी से अधिक होती है। दोमट मिट्टी की जुताई चिकनी मिट्टी से आसान होती है, इसलिए इसे बागवानी और दूसरे कृषि कार्यों के लिए बेहतर माना जाता है। इसके अलावा कुछ मिट्टी राजस्थान के पूर्व की ओर के थार मरुस्थल से बहकर हवा के साथ जमा हुई है। इस मिट्टी को लोयस मिट्टी कहते हैं। हवा के साथ उड़कर आने वाली धूल के जमाव को लोयस कहा जाता है। दरअसल ये नाम फ्रांस के अल्सस प्रांत के लोयस गांव से लिया गया है। यहाँ लोयस गांव में इसी तरह की मिट्टी का जमाव हुआ। ये मिट्टी बेहद मुलायम और पारगम्य होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अहम हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, जिसका सबसे बड़ा शहर गाजियाबाद है। जहां हुए बेतरतीब विकास से यहाँ की कृषि, पर्यावरण और नदी बेहद प्रभावित हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सबसे अहम जगह है। हम जहाँ खड़े हैं ये हिंडन का इलाका कहलाता है। ये हिंडन का बैराज है, इसके दोनों तरफ हिंडन का खादर है। अपनी नदी को ना बचा पाने का खामियाजा यहाँ का समाज और किसान दोनों भुगत रहे हैं। एक समय था इस उपनगरीय इलाके के पहले ये एक बहुत खूबसूरत नदी यहाँ बहा करती थी, जिसे हर नंदी कहा जाता था। आज से 3 दशक पहले ये नदी सदा नीरा थी, यानी पूरे साल गांव और खेतों की प्यास बुझाती थी। यहाँ के खेत इसका पानी पीकर लहलहाते थे। हिंडन की जो हालत आज दिख रही है, यह गाजियाबाद में आते ही शुरू हो जाती है और अपने गंतव्य स्थल पहुंचने तक विकास करता हुआ समाज इसकी सांसों को छीनता जाता है और हाँफती हुई हिंडन दम तोड़ देती है। हमारे साथ प्रशांत वत्स हैं, जो हिंडन नदी को बचाने के लिए, हिंडन के किसानों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। हम प्रशांत आपसे जानना चाहेंगे, आप कई दशकों से इस चीज़ को देख रहे हैं, कैसे ये बदलाव आया? पहले हिंडन कैसी थी और हिंडन के अब इस तरह सुकड़ते जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसानी पर खास तौर पे क्या फ़र्क पड़ा है? यहाँ के गांव आसपास के, जैसे कनावनी गांव हो गया, ये केला हो गया, ये
आपका मकरेड़ा, करेड़ा और मोटा, मोटी, ये ससियानी गांव, ये सारे गांव हिंडन नदी के किनारे बसे हुए हैं गाजियाबाद क्षेत्र में, ज़िले के अंदर जो आ रहा है। और सभी ही लगभग इसको एंजॉय करते थे, हिंडन नदी पे मिलते थे। यहाँ के शहर के लोग भी यहाँ पर समय समय पर तैराकी प्रतियोगिताएं होती थी, गंगा दशहरा के मेले यहाँ पर लगते थे। और इवन इतना पानी हुआ करता था हिंडन नदी में, स्वच्छ भी हुआ थी पानी, हिंडन नदी का पानी, और पानी भी इतना हुआ करता था कि जब कभी कोई तैराकी प्रतियोगिता होती थी तो कभी कभी एक दुखद हादसा भी सुनने को मिलता था कि कोई जो युवा है वो तैराकी करते करते इसमें बह गया है या डूब गया है। और कछुए और सूस आदि तो इसमें देखे पाए जाते थे। हिंडन को पहले हर नदी या हरनंदी के नाम से जाना जाता था। सहारनपुर जिले में हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पहाड़ियों में पुरका टंका नाम का गांव है। ये नदी वहीं से निकलती है। वैसे तो हिंडन एक बरसाती नदी है, लेकिन इसका जल विस्तार बहुत बड़ा है। ये कैसे हुआ? ये इतनी पवित्र नदी, इतनी महान नदी जिसको हरनंदी कहा गया है धार्मिक किताबों में, तो ये नदी कैसे सिकुड़ गई? क्या हुआ इसके साथ? ये धीरे धीरे जो 70s की हम बात करें, जो गाजियाबाद का डेवलपमेंट हो रहा था और उधर दूसरे शहरों का भी, जैसे हिंडन नदी शिवालिक की पर्वत श्रेणियों से आती है और सहारनपुर, मेरठ और बागपत आदि ज़िलों को कवर करती हुई गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से फिर मोमनातल में ये यमुना जी में मिलती हैं। तो जो वो विकास हो रहा था वो चहुँ और हो रहा था। गाजियाबाद में तो हो ही रहा था, नोएडा में भी हो रहा था, और सहारनपुर वगैरह भी अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो जहाँ पर वो बेल्ट है, शुगर मिल की बेल्ट है, फिर कहीं गुड़ मंडियाँ हैं, कहीं और गाजियाबाद का अपना इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके जो प्राकृतिक नाले थे जो इसको एक जीवन दान देते थे, नेचुरल सपोर्ट करते थे, साफ़ पानी लेके आते थे इसके पास, वो धीरे धीरे पॉल्यूटेड होने लगे। इंडस्ट्रीज से पॉल्यूटेड वाटर, अनट्रीटेड वाटर निकलने लगा। हिंडन का जल विस्तार क्षेत्र 7000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यह गंगा और यमुना के बीच के दोआब मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा का 280 किलोमीटर का सफर तय करते हुए दिल्ली से कुछ दूर तिलवाड़ा में यमुना में मिल जाती है। उद्योगों का कचरा, शहरी नाले, पूजन सामग्री और मुर्दों के अवशेष मिलने से मोहन नगर के पास हिंडन में ऑक्सीजन की मात्रा महज 2-3 मिलीग्राम प्रति लीटर ही रह जाती है। आधुनिकता का असर कृषि और नदी पर ही नहीं, लोगों के रहन सहन और खान पान पर भी पड़ा। यही नहीं, तकनीक में विकास के साथ बर्तनों में और खाना पकाने के तरीके में भी बदलाव हुआ। उसकी वजह यही है क्योंकि अब जो लाइफ स्टाइल हो गया है उसमें ऑफिस में बैठ के काम करना है, उसमें फिजिकल वर्क कम हो गया है। महिलाओं के लिए भी घर में जो है फिजिकल वर्क है, पर खड़े खड़े काम करती हैं। वो खड़े खड़े खाना बनाएंगी, खड़े खड़े कपड़े धोएंगी, बर्तन खड़े खड़े साफ़ करने, हर काम खड़े खड़े है। उठने बैठने वाला जो पहले फिजिकल वर्क होता था कि आप की रसोई नीचे की है, आप नीचे बढ़िया में बैठ के चौके में आप चौकुल लगा करके, पटिया बिछा करके खाना बनाती थी, फिर बार बार उठती थी। तो वो जो उठने बैठने की उनकी जो एक्सरसाइज थी, जो उनका परिश्रम था, वो अब ख़त्म है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी परंपराओं को जीते हैं और अपने सादगीपूर्ण खान पान को अपनी ताकत समझते हैं। ब्रेक के बाद आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे ही सीधे सच्चे स्वाद से रूबरू कराएंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। अब हम पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोरटा गांव में। मोरटा गांव जहां के लोगों ने अपनी परंपराओं को, अपने खान पान की आदतों को आज भी जीवित रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव आज भी आधुनिकता की होड़ से दूर अपने सादे जीवन को जी रहे हैं।
सचिन जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में आपने ये एक खेती आपने की है, आप विदेश में रहे हैं, वहाँ से वापस आकर आपने इसको एक तरह से अपनाया, देसी खान पान को, परंपरागत रहन सहन को, तो इसके अनुभव क्या रहे आपके? हम इसलिए गांव की तरफ लौटे, मैंने कहा भाई गांव तो लौटना ही पड़ेगा, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो जीवन क्या है। और गांव में रहना है तो गांव में रोजगार भी कुछ ऐसा स्वदेशी करना पड़ेगा। वर्ल्ड की जीडीपी का 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंकड़े की 30% हम थे वर्ल्ड की जीडीपी का। सोने की चिड़िया इसलिए था कि यहाँ के रोजगार स्वदेशी रोजगार थे, लघु उद्योग थे। अच्छा, हम आपके गांव में आए, मोर्टा में जब आए तो ज़्यादातर जगहों पर स्टील के, सिल्वर के बर्तन होते हैं, लेकिन आपके यहाँ आसपास हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जगह पे मिट्टी के बर्तन या पीतल के बर्तन आप यूज़ करते हैं जी। तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ गांव में हमेशा से होता रहा है, जी। लेकिन इसको कैसे बचा के रखा हुआ है, इसके क्या अनुभव रहे हैं आपके? देखिए, जब मैं गांव में लौटा तो मैंने देखा कि सब लोग बीमार हैं। एल्युमिनियम के बर्तन बहुत हार्मफुल मेटल है, तो मैंने अपने रसायन शास्त्र में हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल पीतल के बर्तन, राजा महाराजा सोना चांदी एक ऐसी मेटल है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया टच करते ही सेकंडों में खत्म हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पहले सोने चांदी के बर्तन होते थे। सोने चांदी का भी ऑप्शन है कि हमारे यहाँ जो पीतल के बर्तन है उसमें भी 90% सोने के तत्व होते हैं। अब सोने जैसा रंग रूप होता है पीतल का, केवल सॉफ्टनेस नहीं होती, नहीं तो वो सोने के बराबर है। तांबे चांदी के बर्तनों में खाना खाने से हमारे वाइब्रेशन से हमारी हीलिंग हो जाती है। खेती को लेकर और यहाँ क्या छोटे छोटे प्रयोग, आप सब्जियां उगा रहे हैं, जी, कई चीजें कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। कि हम जैसे मैंने बताया कि जब गांव में लौटना है तो रोजगार भी डेवलप करना पड़ेगा, तो हम अपने लिए सारे यहाँ पे आसपास किसानों को हमने मोटिवेट किया, तो कहीं अपने लिए धान उगा रहे हैं, कहीं चावल अपना गेहूँ उगा रहे हैं, गन्ने से खेती करके हम खांड गुड़ शक्कर भी बनाते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल स्वीट था। हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा मीठे की ज़रूरत है, आयुर्वेद कहता है, और मीठा दूषित है। आज अगर हम अपने खाने पर नजर डालें तो पाएंगे हमारी थाली में विविधता आ गई है। दाल, चावल, रोटी के साथ कई तरह की सब्जियां मौजूद रहती हैं। इनमें बेमौसम पैदा की जाने वाली सब्जियां भी शामिल होती हैं। तकनीक का उपयोग इस कदर बढ़ा है कि सर्दी में आम और तरबूज और गर्मियों में गाजर, मटर मिल जाता है। इसके अलावा हमारी थाली में दही या रायते के साथ कुछ मीठा भी होता है। बाकी पापड़, अचार, चटनी तो है ही। अपनी भरी पूरी थाली देखकर यह विचार आना स्वाभाविक है कि हम संतुलित भोजन कर रहे हैं, लेकिन खाना बनाने से लेकर उसे खाने तक की सारी प्रक्रिया में हम सिर्फ पेट भर रहे होते हैं। अब हमारा ध्यान सादगीपूर्ण खाना और उसकी पौष्टिकता से हटकर उसकी विविधता पर आ गया है। देखिए, वेस्टर्न कल्चर में तो सब कुछ ही आपको पता है, सब कुछ ही बदल चुका है। खाना बनाने से लेकर खाने तक का सब कुछ बदल चुका है, लेकिन हम लोगों ने जो है दोबारा से उसको प्रोसेस को लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि खाना जो है गैस पे बनता है, और अब गैस तो जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, जब से इंडक्शन आया है। इंडक्शन ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, तो खाना उसमें बनता नहीं है, बस वो तो एक नॉर्मल जो है पक जाता है, मतलब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके होते हैं, गल जाता है सब कुछ। बस वो ये है कि तुम गला हुआ उसे खा रहे हो, ज़बरदस्ती गला रहे हो, उसे खा रहे हो। लेकिन जब हम चूल्हे पे बनाते हैं तो पूरी तरह से पकता है। हमारी थाली में जितनी विविधता होगी उतनी ही मेहनत उसे पचाने में भी करनी होगी। महज कुछ साल पहले तक थाली बेहद सादी और संतुलित होती थी। दाल, चावल या रोटी, सब्जी, यह भोजन आसानी से पचता था और दिन भर काम करने की ताकत देता था। सादा भोजन पचाने में बहुत सरल रहता है और शरीर को बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, लीवर को बहुत एफर्ट नहीं करनी पड़ती उसको पचाने में। अच्छा, रोज़ ही रोज़ एक खाना मिलता है। जब हमें रोज़ एक काम किया करने को दिया जाएगा तो उस काम में जैसे हमारा परफेक्शन बढ़ेगा तो वैसे ही लीवर का भी बढ़ेगा, उसको भी आसानी रहेगी। रोज़ एक ही प्रकृति का खाना जा रहा है पेट में, वो आसानी से पचाएगा, उससे आदत हो जाती है उसको पचाने की। और जो खाना पचेगा वो शरीर को ताकत तो देगा ही। ये वैरायटी का जो आजकल का भोजन है वो पचता नहीं है और ताकत नहीं दे पाता। पचेगा नहीं तो ताकत नहीं मिलता। सादे खाने या महज दाल रोटी खाने को लेकर लोगों का मानना होता है कि अभाव की वजह से सिर्फ दाल रोटी खाई जा रही है, यानी भरी हुई थाली संपन्नता का प्रतीक है। वहीं सादी थाली अभाव को दर्शाती है। अभाव की बात नहीं थी,
ये सरलता की बात थी और वो इस बात को जानते थे कि हम सादा सरल भोजन करेंगे तो वो पचेगा और हमारे शरीर को ताकत देगा। इस वो सिद्धांत को वो पुराने समय से समझते आ रहे थे। और जहाँ तक ये बात है कि उनको पोषकता पूरी वो देगा, साथ में जो वैरायटी भोजन, वो जब बार त्योहार आते थे तो उसमें वो वैरायटी भोजन करते थे। बार त्योहार में समय के बदलने पर, ऋतु के बदलने पे जो त्यौहार आते रहते हैं हमारे यहाँ, तो देखिए बहुत, जितने साल के दिन हैं उतने ही उसमें 200 त्यौहार लगभग आ जाते हैं 365 दिनों में। तो 200 दिन तो वो वैरायटी का भोजन करता ही था। ऐसी बात नहीं है कि वो बथुए का रायता नहीं खाएगा या आपका कोई और जो मौसम की सब्जी है आलू मेथी की वो नहीं खाएगा, वो सब खाएगा, वो सब करता है। उसको समझ है कि मुझे कितना खाना है, पर रोज रूटीन में वो सादा भोजन करने का इच्छुक रहता था। और ये वो अपने ज्ञान की वजह से करता था, समझदारी की वजह से करता था, अभाव की वजह से नहीं करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजमर्रा के जीवन में रोटी और उड़द की दाल का सादा भोजन ही खाया जाता था। और ये उड़द की दाल आज की दाल मखनी की तरह नहीं होती थी, बल्कि बिल्कुल सादी दली उड़द की दाल प्रयोग में लाई जाती थी। आपने ये देखा होगा कि नए फैशन में बच्चे दाल मखनी तो बहुत पसंद करते हैं। तो दाल मखनी तो साबुत उड़द की दाल है और उसमें तो और बहुत अच्छा मक्खन भी पड़ जाता है, तो वो हैवी है बहुत खाने में। तो अगर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उसको पचा नहीं पाते। तो इस तरह से उड़द की दाल सर्वश्रेष्ठ दाल मानी जाती है। और जब वो घी के साथ, उसमें घी भी अच्छा पड़ जाता है। घी हमारा पित्त भी कम करता है, बात तो कम करता है, ये पित्त भी कम करता है। तो अगर थोड़ा पित्त करती है उड़द की दाल तो उसमें घी पड़ गया तो पित्त नहीं होगा ज़्यादा, और इस तरह वो बैलेंस दाल बन जाती है। तो वो दाल सबसे पाचन में बहुत सरल है और ताकत देने वाली है। क्योंकि हमारा आम नागरिक यहाँ देखिए या तो कारीगर है या किसान है, तो उसको ताकत की ज़रूरत है। वो फिजिकल वर्क करता था। आजकल का ज़माना बदल गया कि फिजिकल वर्क कम हो गया, लेकिन पहले तो फिजिकल वर्क बहुत था, तो उनको ताकत की चीज़ चाहिए थी खाने के लिए, इसलिए उड़द की दाल जरूरी थी खानी। इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी उड़द की दाल की पैदावार के लिए उपयोगी मानी जाती है। उड़द की खेती के लिए नम और गर्म मौसम की जरूरत होती है। इसकी फसल 43 डिग्री तक तापमान सहन कर लेती है। हल्की रेतीली दोमट या मध्यम प्रकार की भूमि इसके विकास के लिए बेहतर मानी जाती है। और ये सभी शर्तें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खूबी हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर दलहन की फसल की जगह दूसरी फसलों ने ले ली और मोटे अनाज की तरह ही दलहन भी गायब होती गई। लेकिन यहाँ के लोगों के खाने में आज भी उड़द की दाल एक अहम स्थान रखती है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उड़द की दाल और उसके साथ ज्वार की रोटी का स्वाद चखेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सभी दालों में उड़द की दाल सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। मेट्रो सिटी के युवा जहां मसल बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट की ओर भागते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग उड़द दाल का सेवन करते हैं। आज हमारे साथ शारदा जी हैं जो हमारे लिए ज्वार की रोटी पकाएंगी, उड़द दाल बनाएंगी और साथ में होगी गाजर और हरी मेथी की सब्जी। तो आइए शुरू करते हैं। चूल्हा जल चुका है, इस पर हमने मिट्टी का घड़ा चढ़ाया है। तो सबसे पहले हम उड़द की दाल पका रहे हैं जी। तो क्या करेंगे उसमें? पहले हम पानी डालेंगे। पानी तेज गर्म होने के बाद फिर हम दाल डालेंगे। अभी पहले इसमें पानी उबलेगा जी। ठीक है। पानी हमारा अच्छी तरह उबल चुका है, तो शारदा जी अब दाल डालेंगे जी। दाल इसमें डालेंगे। ये कुकर में जो दाल उबालते हैं वो बिल्कुल वेस्ट ही होती है। हम घड़े में दाल उबालते हैं, बहुत अच्छी होती है और टेस्टी होती है। ये लीवर के लिए भी बहुत लाभदायक होती है।
शहरी व्यस्तताओं के कारण कुकर का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ शारदा जी मिट्टी के घड़े में उड़द की दाल को पका रही हैं। इसको पकने में समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका सौंधापन बता रहा है कि आज का स्वाद कुछ अलग होने वाला है। इसमें अब शारदा जी नमक डाल रहे हैं। और खाने में हम सेंधा नमक ही करते हैं, जो कि लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाजमा बहुत अच्छा बनाता है, टेस्ट अलग आता है इसका। ये बेहद अहम बात है। आमतौर पर लोग उपवास के दौरान सेंधे नमक का उपयोग करते हैं, लेकिन शारदा जी अपने रोजाना के खान पान में सेंधे नमक का उपयोग करती हैं। नमक के बाद इसमें हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी डाल रहे हैं जी हम। बहुत ही सादे तरीके से इसकी प्रिपरेशन है उड़द के दाल की। दाल बनने के टाइम हम अदरक भी डालते हैं, जिससे कि उसमें मिक्स हो जाता है और खाने में बहुत टेस्ट आता है। थोड़ा दाल को उबालते समय ही डालते हैं। कई जगह दाल का तड़का लगाते समय अदरक डाला जाता है। हम दोनों बार ही डालते हैं। अच्छा, आप दोनों बार अदरक थोड़ा पहले डालते हैं, थोड़ा उसमें, उससे और भी ज्यादा टेस्ट होता है। तो ये थोड़ा बनाने का थोड़ा अलग तरीका है। थोड़ा अदरक पहले डालते हैं, फिर थोड़ा अदरक तड़के के समय उपयोग में लाते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद थोड़ा हरी मिर्च भी डालते हैं। तो ये सेहतमंद पौष्टिक उड़द की दाल बनने में समय लगेगा तकरीबन 1-1.5 घंटा। तब तक हम ज्वार की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब आटा हमारा तैयार हो गया है। हाँ जी, ये हमने आटा तैयार कर दिया और पानी भर के इसको छोड़ दिया। अच्छा। जिससे कि ये खाना बनाने में और खाना सेकने में और खाना पचाने में बहुत अच्छा होता है। इसको कोई भी बनाए, ऐसा ही बनाए जिससे आटा फूल ले। मतलब आटा लगा के तुरंत रोटी ना बनाए, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। दाल पक रही है, उसके बाद दाल पक जाएगी, फिर हम रोटी सेकेंगे। ठीक है। दाल रोटी में वाकई वो सादापन है जो बताता है कि आखिर क्यों किसी गीतकार ने लिखा था कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। आइए अब जरा इस दाल और रोटी के गुणों से भी आपको रूबरू करा देते हैं। ज्वार दुनिया के 5 प्रमुख अनाजों में से एक है। इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है। ज्वार की रोटी फाइबर से भरपूर होती है, इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता और ये मधुमेह, उच्च रक्तचाप में फायदेमंद होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और इसमें मैग्नीशियम और आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उड़द की दाल, 1 कप पकी हुई उड़द की दाल आपकी 70% फोलिक एसिड की दैनिक जरूरतों को पूरा करती है। फोलिक एसिड शरीर में नई कोशिकाओं, विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और रखरखाव में मदद करती है। फास्फोरस से भरपूर होने के कारण ये कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों का निर्माण करती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। देखिए, उड़द की दाल की खिचड़ी जाड़ों में भी चलती है और उड़द की दाल तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 12 महीने खा जाती है, लेकिन इसके साथ रोटी ज़रूर बदलती रहती है। गर्मियों में तो गेहूं की हल्की रोटी हो जाती है, जाड़ों में बाजरा और ज्वार हो जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा हल्का खाना खाना ही होता है हमें, तो उस समय हम भारी मिलट नहीं खा सकते। ये बात सही है, इसका ध्यान रखा ही जाना चाहिए।
विकास की अंधी दौड़ और लालच की वजह से हिंडन नदी आज धरती से हिडन होने की स्थिति में आ गई है। स्वास्थ्य सेहत और इंडिया के जरिए हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी नदी, अपनी संस्कृति, अपने तौर तरीकों को फिर से जीवित कर सकें, जिससे हमारी सेहत भी कायम रहे और प्रकृति के साथ जुड़ाव भी बना रहे। आज के सफर में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नए स्वाद, नई बात के साथ। तब तक के लिए अलविदा। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृष्ण भक्ति के रस में भाव विभोर होने के लिए लेकर आ रहे हैं अनोखी महफिल। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। भक्ति के रस में भाव विभोर होने के लिए लेकर आ रहे हैं अनोखी महफिल। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी।
मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर